का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से पूरे देश में हो जाए। लोग इस भ्रम में ना रहें कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। नो डाउट कांग्रेस या विपक्ष देश में कहीं भी होगा, जीतेगा ही। तो सर ईवीएम को आप मानते हैं कर्नाटक के अंदर ईवीएम ने सही काम किया? निश्चित रूप से, लेकिन ये एक जाल है जिस जाल में लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है नेता मोदी? अगर मोदी को आप नेता मानते हो तो विपक्ष में तो उससे बड़े बड़े नेता हैं और एक से एक काबिल नेता हैं। वो तो अनपढ़ आदमी है, बावजूद उसके मतलब आप उसे नेता की बात कर रहे हैं। ये बात पक्की है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा लोकसभा का तो बीजेपी जीत कर आएगी। बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। आप चाहे 1 to 1 कैंडिडेट दे दीजिए। गुजरात में खुलेआम बेईमानी हुई, हर कोई जानता है इस बात को। पूरे देश में मैं कह रहा हूं बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए। बीजेपी को उसकी औकात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर ईवीएम रहेगी बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, बीजेपी जीत कर आएगी। फिलहाल मेरे साथ भानु प्रताप जी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव संपन्न हुए, खुद जो है गठबंधन में चुनाव लड़कर आए हैं, कैसा अनुभव रहा और किस तरह से देखते हैं। क्योंकि अब कर्नाटक का जो चुनावी नतीजा आया है जिसमें कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है, कहा जा रहा है कि 24 का रास्ता बीजेपी के लिए अब जो है मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक के नतीजे आए हैं, कहा जा रहा है कि 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी कम से कम जो है उसमें जो है लेट गई है। मतलब उसमें जो है कैसे देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है कर्नाटक? देखिए, बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से पूरे देश में हो जाए। आप कह रहे बैलेट पेपर से चुनाव? जी जी। हाँ। देखिए, लोग इस भ्रम में ना रहें कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। नो डाउट कांग्रेस या विपक्ष देश में कहीं भी होगा, जीतेगा ही। हाँ। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो निश्चित रूप से जीतेगा। तो सर ईवीएम को आप मानते हैं कर्नाटक के अंदर ईवीएम ने सही काम किया? निश्चित रूप से, लेकिन ये एक जाल है जिस जाल में लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसी के बहाने ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उस आंदोलन के विरोध में यानी कि ईवीएम के पक्ष में लोगों को खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। लोग यही सवाल कहेंगे, आप भी थोड़ी देर में मेरे से पूछोगे कि सर अगर ईवीएम में खराबी है तो फिर कर्नाटक में कैसे जीत गए? यही सवाल जो लोग इस चालाकी को समझ नहीं रहे हैं, जो इस जाल को समझ नहीं रहे हैं। जैसे कबूतर की कहानी आपने देखी। आप खुद चुनाव लड़के आए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबको साफ कर दिया, पूरा विपक्ष साफ हो गया। तो अब आप कैसे देख रहे हैं? आप विपक्ष के लोग, अब क्या रणनीति आपके पास बची? अब आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, रणनीति बहुत साफ है। जो देश में जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कोई भी हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत भयानक स्थिति आज की तारीख में और बहुत ही एक बड़ा मुद्दा, और साथ में महंगाई, और इसके अलावा सुरक्षा की बात है, और इसके अलावा आप देखें महिलाओं की जो स्थिति है उसकी बात है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है और महिला अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये सारी चीजें हैं, सारे मुद्दे हैं, वो किसानों के मुद्दे हों, वो मजदूरों के मुद्दे हों, वो महिलाओं के मुद्दे हों, वो स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे हों, वो शिक्षा का मसला हो, सब मुद्दे हैं। चाहे पुरानी पेंशन का मसला हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन वाला मसला हो, ये सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं। हाँ। सर एक सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर दम ठोक रहा है विपक्ष 24 में कि भाई मोदी के सामने हम लोग जो है चुनौती देंगे, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है, एक बीजेपी के अंदर एक नेता है भाई, उसकी जो बोल दे वो मानते हैं, उसको जिसको वो नेता तय कर दे वो नेता उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह रस्साकसी देखने को मिल रही है डीके शिव कुमार को लेकर और सिद्धरामैया को लेकर, वहां पर जो है नेता चुनने में जो है पसीना छूट गया है। तो आगे अगर सरकार बनेगी तो सरकार चलेगी कैसे गठबंधन की? नहीं, ये पसीने छूटने वाली बात मैं नहीं मानता। देखिए, एक 5 साल के लिए सरकार बनाने का मसला है, तो बहुत सी चीजें हैं। क्योंकि जब कांग्रेस वहां गई है तो लोगों से वादे भी किए हैं, लोगों का विश्वास भी जीता है, लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है। उन सारी चीजों को देखते हुए जो फैसला हो वो सही फैसला हो, उसके लिए अगर 2 दिन 4 दिन चर्चा होती है तो मैं इसे नहीं मानता कि पसीने छूटने वाली बात है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ही फैसला लिया जाता है, और 5 साल जब सरकार चलनी है तो जल्दबाजी में फैसला लेने की ये कहा जा रहा है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए, विपक्ष के लिए, सरकार के लिए, अगर बीजेपी के पास मोदी जी जैसे नेता है जो इशारा कर दे, वो जिसको बोल दे, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे, जिसको विधायक चाहे विधायक बनाए, जिसको सांसद चाहे सांसद बनाए, मंत्री चाहे मंत्री बना दे, लेकिन वो जिसको बोलेंगे वो बनेगा, बाकी शांत रहेंगे। जिसको जो आदेश होगा वो उसके लिए वो लागू होगा, क्योंकि वहां पे उन्हें है कि भाई हम मोदी जी के नाम पर जीते। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन विपक्ष में हर नेता नेता है और कोई किसी का नेता नहीं है।
भाई नहीं, इसमें तो यही बात हो सकती है कि भाई बीजेपी में गुलामी है, तो एक आका ने जो बात कह दी, बाकी गुलामों ने सर झुका के जो है वो बात मान ली। तो उनके पास बड़ा नेता नहीं, है। बड़ा नेता नहीं है, उससे बड़ा वो तो नेता ही नहीं है। जिसको आप बड़ा नेता मान रहे हो प्रधानमंत्री मोदी को, मेरी नजर में तो वो नेता ही नहीं है। नेता तो अलग तरह के होते हैं जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, बेहतरी के रास्ते पर ले जाएं, सद्भावना के रास्ते पर ले जाएं, मैत्री के रास्ते पर ले जाएं। मोदी कहां ले जा रहा, कहां है नेता मोदी? बाकी विपक्ष में अगर मोदी को आप नेता मानते हो तो विपक्ष में तो उससे बड़े बड़े नेता हैं, हर पार्टी में नेता हैं और एक से एक काबिल नेता हैं। वो तो अनपढ़ आदमी है, बावजूद उसके मतलब आप उसे नेता की बात कर रहे हैं या लोग उसे नेता माने। बात यह नहीं है, बात यह है कि और जो पार्टियां हैं, ठीक है, हर एक पार्टी का अपना सेटअप है, अपने हिसाब से विचार विमर्श करके वो करते हैं, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन इन दिनों को अगर देखा जाए आपको कि भाई 5 साल सरकार बनानी है, सोच समझ के फैसला लिया जाए कि भाई कौन नेतृत्व करेगा प्रदेश का, तो इसमें कहीं कोई ऐसी बुरी या कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सर आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है अगर 24 का चुनाव होगा और इधर जो है महागठबंधन बनता है, अगर जो एक फॉर्मूला दिया जाए 1 to 1 हो, एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट हो और उधर विपक्ष का एक जो है एक ही कैंडिडेट हो, सारी पार्टी मिलकर एक कैंडिडेट तय करे, एक इस तरीके का गठबंधन बने जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद का मैं देखा गया था कि एक बड़ा गठबंधन बना था, एक पार्टी बनी थी जनता पार्टी। तो आप कैसे देख रहे हैं सारी चीजें? उस तरह से आपको लग रहा है हो पाएगा जिससे नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई बिहार में उनका जो गठबंधन है, लोग कह रहे हैं बिहार में हमारा एक कैंडिडेट होगा, उधर जो है ममता बनर्जी कह रही है कि भाई जहां जो विपक्ष है जहां वो मजबूत है उसको जो है जिम्मेदारी दी जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम मजबूत है अगर तो हमें यहां जिम्मेदारी दी, ममता बनर्जी कह रही हमें बंगाल में जिम्मेदारी दी जाए, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां हम उसके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। क्या आपको लग रहा है फॉर्मूला चलेगा? नहीं, निश्चित रूप से चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? जब पहले भी मैं समझता हूं लोग जिस हालात में आके खड़े हैं मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर सब अपने अपने में चौधरी बने रहेंगे सारे डूबेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर ये फॉर्मूला होता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है कि भाई अगर मतलब जो भी है बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हम गठबंधन में आपको केजरीवाल से दिक्कत नहीं है? नहीं, केजरीवाल से मुझे दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो कह रहे सर, हर नेता को दिक्कत है, हर नेता को एक केजरीवाल से मुझे दिक्कत है, लेकिन जब पूरा सिनेरियो जो है उस स्थिति में हम देखते हैं तो देश हित में क्या चीज है उसको देख के फैसला लिया जाएगा और लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए। तो सर जो आप ईवीएम की बात कह रहे हैं तो अब आप सर क्या कैसे देखते हैं यूपी में ईवीएम का? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, यूपी में देखिए आप इसका खुद चुनाव लड़के आए, आप ईवीएम का विरोध भी करते हैं, आप गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ आपने चुनाव लड़ा, अभी जो निकाय का चुनाव हुआ। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप पूरा मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि जो मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। निश्चित रूप से उसके सबूत देता हूं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम का चुनाव, ये नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं वो 3 स्तरीय चुनाव हैं। एक है नगर निगम, यानी 17 नगर निगम है, वहां पे ईवीएम से चुनाव हुआ है, 17 की 17 सीट बीजेपी ने जीती है। इसके अलावा नगर पालिका है, नगर पालिका अध्यक्ष, वो सीटें 199 हैं। उन 199 सीटों में बीजेपी ने मात्र 95 सीटें जीती हैं, यानी 47%, 47.5% सीटें जीती हैं। अब आ जाइए आप नगर पंचायत, उन नगर पंचायत में 544 में से 198 सीटें जीती हैं, यानी 36%। इस नगर निगम में जो चुनाव हुआ वो ईवीएम से, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में जो चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ है बैलेट पेपर से। वहां आप देख लीजिए बीजेपी की स्थिति, यानी नगर पालिका में 50% से नीचे आ गई 47.5% पे, और उससे नीचे अगर आते हैं तो 36% पे रहेगी। यानी जो नगर पंचायत है उन नगर पंचायतों में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती हैं उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं। बीजेपी ने 198, इंडिपेंडेंट है 206 पे जीते हैं। सो आप ये स्थिति अगर आप देखें, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम की वजह से बीजेपी के मेयर बने हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह बात पक्की है कि ईवीएम से अगर चुनाव होगा लोकसभा का तो बीजेपी जीत कर आएगी। बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, किसी कीमत पर नहीं हरा दीजिए। हरा सकते हैं आप, चाहे 1 to 1 कैंडिडेट दे दीजिए, आप सारे विपक्ष का एक कैंडिडेट और बीजेपी का एक कैंडिडेट आप ये भी दे देंगे तो भी ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव आप बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे। बीजेपी जीत कर आएगी ही, वो पूरी उसका दमखम ही ईवीएम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर अभी ये कहा जा रहा है कि भाई जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो लोकसभा में परिवर्तित होते ही नहीं है, उसमें अलग सिनेरियो होता है, वहां राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, वहां राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ता है, वहां राष्ट्रवाद होता है, मोदी जी का चेहरा और ये सारी चीजें। लेकिन सर अब ये देखिए आप, क्योंकि
महाराष्ट्र में आप ले लीजिए, ठीक है, अभी आप जो है मध्य प्रदेश का देख लीजिए, अभी आप राजस्थान का देख लीजिए, बीजेपी जिस तरीके से मजबूत है, अभी आप हिमाचल का देख लीजिए जहां कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट है। अगर हम जो है महाराष्ट्र को छोड़ दे तो जहां बीजेपी और कांग्रेस के साथ 1-to-1 फाइट है, वहां तो कांग्रेस कहीं टिकता ही नहीं है। कहां नहीं टिकता है कांग्रेस? जब 1-to-1 फाइट थी पिछले 5 साल पहले, लोकसभा चुनाव की बात। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, यह भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो पार्टी कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसकी क्या 3 महीने बाद चुनाव हो रहा है, उसकी मतलब एक भी सीट नहीं आएगी, एक सीट भी नहीं आएंगी। मतलब उसे मिली छत्तीसगढ़ में 2 सीटें, राजस्थान में मिली उसके शायद 1 सीट या 1 भी नहीं मिली, और मध्य प्रदेश में 1 सीट मिली, बस इतना ही। यानी जो सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, 3 महीने कुल हुए हैं, उसको 50% भी नहीं मिलेगी। वो सब ईवीएम का कमाल। तो आप कह रहे हैं कि जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जो गुजरात को आप ले लीजिए, निश्चित रूप से गुजरात में खुलेआम बेईमानी हुई, हर कोई जानता है इस बात को। भाई जानते नहीं, आखिरी जो घंटा था उसमें 16 लाख वोटें पड़ी, हर कोई जानता है। आप देखें कांग्रेस की, वो देखें, उन्होंने सारे सबूत दिए हैं। लोकसभा की भी बात मैं अगर कर रहा हूं, लोकसभा में भी जिस तरह से हुआ, हो ही नहीं सकता। आप पूरे देश में, मैं कह रहा हूं, बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए, बीजेपी को उसकी औकात पता। तो आप कह रहे हैं 24 में अगर आपको बीजेपी से टक्कर लेनी है तो ईवीएम के सहारे आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, किसी कीमत पर नहीं हरा सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर ईवीएम रहेगी, बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, बीजेपी जीतकर आएगी। रही अपनी, आपने जो थोड़ी बात कही कि साहब ये अलग अलग मुद्दे होते हैं, स्टेट में अलग मुद्दे होते हैं, और जब सेंटर का चुनाव होता है, लोकसभा का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। मुझे आप बताइए, कर्नाटक में आप भ्रष्टाचार का मुद्दा था नहीं था? क्या भ्रष्टाचार जो नेशनल लेवल पर मुद्दा नहीं है? निश्चित रूप से है। क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था? बेरोजगारी मुद्दा नेशनल लेवल पे है। क्या वहां पे महंगाई का मुद्दा नहीं था? महंगाई का मुद्दा नेशनल लेवल पे है। क्या ये जो सांप्रदायिकता वाली जो सारी चीजें हो रही हैं, धार्मिक जो उन्माद फैलाया जा रहा है, वो मुद्दा जिसमें मोदी पूरी तरह से अपेल हुए, क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा नेशनल लेवल पे भी है। महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, किसानों का मुद्दा कर्नाटक में है कि नहीं है? बिल्कुल है मुद्दा। तो यही नेशनल लेवल पे मुद्दे लगभग वही हैं। ये सब मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है, और बीजेपी मुद्दों से भागती है। जब ही बजरंगबली का नाम लिया, प्रधानमंत्री बजरंगबली का नाम ले रहे, मतलब इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आप, मतलब ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करी। तो हर जगह मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, आपकी सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, ये जो सारे हालात आपके सामने हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये सारे के सारे न केवल स्टेट लेवल पे हैं, ये सारे के सारे नेशनल लेवल पे भी हैं। ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो हर जगह होंगे। सर, शिवसेना को आप ले लीजिए, अकाली दल को आप ले लीजिए, पंजाब में पुराना साथी बीजेपी खड़ा है, शिवसेना हुई, जेडीयू को आप ले लीजिए, और जो कई और इस तरीके जो है कई और दल है जो बीजेपी के साथ पहले हुआ करते थे, आज वो नहीं है, 2019 चुनाव में उनके साथ थे। तो अगर ये आज बीजेपी के साथ नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है 24 के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जाएंगे, या अगर ये सब विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी को इससे दिक्कत बनेगा? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या सिनेरियो बनेगा। ये तो जो भाई अलग अलग पार्टियां हैं, उनके अपने क्या हित हैं, उनको किस तरह से, कहां उन अपने हितों को सदता हुआ नजर उन्हें आएगा, कहां ठीक लगेगा, मैं नहीं जानता कि क्या क्या स्थिति रहेगी। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये सारे भी इकट्ठे हो जाए, चुनाव ईवीएम से हुआ तो बीजेपी जीतेगी। हां, ये सारे के सारे बेशक अलग रहें और चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए, बीजेपी को 40 सीटें लोकसभा में नहीं मिलेंगी। सर, आप जोर, अगर ये सारा विपक्ष इकट्ठा होके 1-to-1 फाइट होगी, तो बीजेपी की कई जगह पे जमानत जब्त होगी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो। सर लास्ट में एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ईवीएम पर सर आप